फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामले में अब नया मोड़ आया है। शर्वेंद्र विक्रम सिंह ने जहां फतेहपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए पंजीकृत मुकदमा कराया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरी मुलाकात रामचंद्र शिवराज निवासी सतुआ खागा फतेहपुर से हुई। मैंने काम के बारे में पूछा तो रामचंद्र ने कहा कि आप अपना हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, इससे आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और हम लोग तथा हमारी संस्था आपको नगद रुपए देगी तथा पूरे परिवार का फ्री इलाज हो जाएगा तथा आपकी नौकरी हमारी संस्था शुआर्ट्स विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज में लगा दी जाएगी तथा आपकी शादी सुंदर लड़की से करा दी जाएगी। मैं रामचंद्र उपरोक्त के झांसे में आ गया। तब रामचंद्र मुझे अपने साथ लेकर इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च देवीगंज अपने साथ लेकर आया और हमारी मुलाकात वहाँ के पादरी से कराई, जहाँ पर हमारी मुलाकात पादरी से हुई और फिर दोनों ने धर्म परिवर्तन के लिए पुनः प्रलोभन देते हुए नगद राशि व समय समय पर उपहार दिए जाने की बात तथा अपने साथ मुख्य संस्था शुआर्ट्स विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज लेकर गए तथा वहाँ पर मेरी मुलाकात आर.बी. लाल, वाइस चांसलर विनोद बी. लाल, अजय लॉरेंस, रमाकांत, जोनाथन लाल, एस.बी. लाल, स्टेफन पास, डेरिक, डेनिस आदि से लगभग 50 लोगों ने मुझे हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के पर नगद धनराशि तथा शुआर्ट्स में नौकरी, सुंदर लड़की शादी कराने का लालच दिया तथा अजय लॉरेंस ने मुझे 15,000 रुपये नगद दिए तथा आर.बी. लाल ने कहा कि हमारी संस्था में बहुत पैसा है, ज़रूरत पर और पैसे दिए जाएंगे। फिर मैं रामचंद्र व पादरी के साथ देवीगंज चर्च आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ईसाई बन गया। रामचंद्र व पादरी ने कहा कि तुम ईसाई बन गए हो, अब तुम अपने दोस्त, रिश्तेदारों और गांव वालों को ईसाई धर्म स्वीकार कराओ। प्रत्येक व्यक्ति पर 20,000 रुपये धर्मांतरण कराने के एवज में दिया जाएगा। हमारी संस्था में बहुत पैसा है, इस संस्था में विदेशों से धर्मांतरण के लिए पैसा आता है। वहीं अपनी प्रार्थना पत्र में साथ ये भी बताया है शिवरेंद्र ने कि उनका कहना था कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी पैसे की। और कुछ समय बाद मेरी अंतरात्मा ने मुझे झिझोरा और मैं पुनः हिंदू धर्म में वापस आ गया। मैं काफ़ी डरा हुआ था जब मैंने समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से फतेहपुर पुलिस द्वारा निष्पक्षता से कार्य करने की जानकारी हुई। तब हिम्मत करके मैं आपके पास आकर सूचना दे रहा हूँ। पुलिस ने प्रार्थी की प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। वहीं शुआर्ट्स के पूर्व छात्र दिनेश शुक्ला ने भी फतेहपुर कोर्ट में आज 164 का बयान दर्ज करा दिया है और दिनेश शुक्ला को जान से मारने की धमकी भी मिली, पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई जगह दबिश दी, लेकिन पुलिस को अभी कोई कामयाबी नहीं मिली है। जिस तरह से लगातार धर्मांतरण के मुद्दे पर रोज़ नए गवाह और सबूत मिल रहे हैं, इससे ये लगता है कि धर्मांतरण के मुद्दे में जल्द ही कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री आज प्रयागराज पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग और हमारा देश भारत वासुदेव कुटुंब में विश्वास रखता है, इसलिए चाहे भारत के हिस्से वाला कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, हम लोग यही चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। इकोनॉमी की बात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। आज हम 5वें स्थान पर हैं। 2027 तक हमारी इकोनॉमी के मामले में तीसरे पायदान पर खड़े होने वाला देश बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2037 तक हम 1 नंबर पर इकोनॉमी के मामले में आ जाएंगे। नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें
कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो। हम तो यही कामना करेंगे। चाइना की अगर बात करें तो चाइना बात आगे दिखाता है, किस तरह से उसको ये चाइना को अच्छी तरह मालूम है। मैं समझता हूँ मुझे उस संबंध में टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इकॉनमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार का प्रश्न है। इस समय भारत दुनिया की टॉप 5 इकॉनमीज में आकर जो है खड़ा हो चुका है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अब ये मानने लगे हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकॉनमीज में, अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, 2047 आते आते दुनिया की टॉप इकॉनमी बनकर यह खड़ा हो जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां धर्मांतरण के मुद्दा लगातार गरमा रहा है, तो ऐसे में अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी ने भी अब शुआर्ट से कुलपति आरवी लाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है गधे पर बैठाकर यहां पर यात्रा निकालनी चाहिए और मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। जय हो, जय श्री महाकाल। धर्मांतर का मुद्दा बहुत बड़ा है हमारे देश के लिए और हमारे स्टेट के लिए। हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा धर्म एक जगह पे रहे या हमारा सनातनी जो धर्म है वो हमेशा स्ट्रांग रहे और स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ ऐसे गैरत लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, लोगों को पैसा देके धर्मांतर करना चाहते हैं। ये बात बहुत गलत है। हमारी सरकार ने इस मुद्दे पे बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहिए। और जो लोग हैं वो ऐसे करने वाले जो लोग हैं जो धर्मांतर के लिए लोगों को प्रवृत्त करते हैं, पैसा का लालच देते हैं और धर्मांतर उनका कराते हैं, ऐसे लोगों को तो जेल भी होनी चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए। और हमारी सरकार इतनी सारी काम करती हैं, बुलडोजर चलाते हैं कि जो भी गलत हो रहा है, बहुत सारा गुंडागर्दी हमारा यूपी का, हमारे स्टेट का ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये धर्मांतर जैसे गुंडों को जो चेंज करते हैं उनको तो पकड़ के रास्ते पे मारना चाहिए या तो गधे पे बिठा के इनकी बारात निकालनी चाहिए। ऐसे लोगों का नाश हो और राष्ट्र मोह जो है ये लोग कम करते हैं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसमें शुआर्ट से कुलपति आरवी लाल का भी नाम आया, यीशु दरबार यहाँ पे चलाते हैं, किस तरह से इन लोगों को तो मतलब सज़ा तो देना ही चाहिए। लेकिन हमारे समाज के जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, जो भी हमारे समाज सेवक हैं, उन्होंने इनका बहिष्कार करना चाहिए और इनको रास्ते पे लाके बोली में कि जैसे गधे पे बिठा के इनकी बारात निकाले तभी जाके ये लोग सुधरेंगे। और ये मैं पवित्रा नंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमारा जो किन्नर अखाड़ा है ये बहुत इस बातों को आगे लेके जाएगा और सरकार के साथ हम लोग लड़ेंगे। और हम ये जो चीज़ हो रही है धर्मांतर की, इसका हम बहिष्कार करते हैं। जय श्री महाकाल। नगरी प्रयागराज जहां बीजेपी सांसद व कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला उत्पीड़न व खिलाड़ियों के उत्पीड़न करने का आरोप लगा है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी भी आक्रोशित होकर महिला थाने पहुंची थी और जहां एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी, वहीं उनकी एफआईआर न लिखे जाने पर उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना था कि सीनियर अधिकारी के पास जाके दर्ज कराए मामला, यहाँ नहीं हो पाएगा महिला थाने पर। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ, महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर ने प्रदर्शन करने की बात कही। ऐसे में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दिल्ली में नेशनल लेवल के हमारे एथलीट महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी ने उनके साथ गलत काम किया है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी जितने भी विधायक या सांसद जो भी पकड़े जाते हैं, जितने भी बलात्कारी पकड़े जाते हैं, वो बीजेपी के विधायक और सांसद ही क्यों होते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। और बीजेपी हर बार उनको बचाने का काम करती है। हम लोग आज महिला थाने में आए थे एक एप्लीकेशन देने के लिए कि महिला सम्मान की बात है, और महिला थाने में आए थे। लेकिन यहाँ पर महिला थाना अध्यक्ष जी से जब हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों की एप्लीकेशन को रिसीव करिए और यहाँ पर उनके खिलाफ़ एफआईआर लिखिए, ताकि पूरे देश को ये हम लोग मैसेज दे सकें कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं सहा जाएगा। लेकिन महिला थाना अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, आप जाइए और सीनियर पदाधिकारियों से मिलिए। अब हम लोग आगे सीनियर पदाधिकारी से मिलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे।
हम यहाँ पर आए थे, बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, बाहुबली व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ हमारी महिला कुश्ती टीम की कई सारी प्लेयर्स ने आरोप लगाया है और वो चाहती थी, एक कोई फोगाट हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने आरोप लगाया और बहुत सारी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि हमारे साथ यौन शोषण किया गया है। ये अत्यधिक निंदनीय बात है और हमारी बीजेपी सरकार ने 72 घंटे की मोहलत देकर उनको छोड़ दिया है, ना ही के जबकि तत्काल ये इतना बड़ा संज्ञान था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि वो खुद सामने आते और हमारी महिलाओं से बात करते, उनके लिए इंसाफ करते और अपने सांसद को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। हम यहाँ पर आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, ये हमारी महिला अध्यक्षा हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है। हमने कोशिश की परंतु महिला थाने के लोगों ने इसको लेने से इनकार कर दिया। आगे की रणनीति ये है कि उन्होंने कहा हमारे उच्च अधिकारियों के पास जाइए, हम आगे कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे इसके ऊपर। डॉक्टर आजमा परवीन, उपाध्यक्ष। तरह से आप लोग यहाँ पे आए थे, क्या पूरा कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी जो हैं उन्होंने महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है, उसके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज कराने आए थे यहाँ महिला थाने में। तो यहाँ इन्होंने बोला कि हम लोग FIR नहीं दर्ज कर पाएंगे, आप हमारे सीनियर के पास जाइए और ये बीजेपी के सांसद हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि इनको निलंबित किया जाए। पूनम सिंह, महिला अध्यक्ष, दक्षिण प्रयाग। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले आस्था के सबसे बड़े मेले माघ मेले में 2023 के प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या को सुरक्षित व सुकूल संपन्न कराने के लिए माघ मेला क्षेत्र में रिजर्व पुलिस लाइन माघ मेला के मानसरोवर सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा IPS के द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस 80 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मेला प्रमुख स्थानों पर तैनाती के लिए उनको निर्देश भी दिए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी और ऐसे में जरा सा भी कुछ होने पर ये कैमरा सारी चीज़ें कैप्चर करेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है माघ मेला SSP का, ये सुनाते हैं। दिया गया यहाँ पर ड्यूटी पे लगे लोगों को, किस तरह से ये पहली बार लगाया जा रहा है? अभी तक तो ट्रैफिक में से यूज़ होता था, इसके क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह से आज प्रशिक्षण भी दिया गया है यहाँ पर? जी, माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने के उद्देश्य से CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरों के अलावा इस बार पहली बार एक अभिनव प्रयोग करते हुए बॉडी वॉर्न कैमरेज भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम संदिग्ध व्यक्तियों पर, लावारिस वस्तु पर नज़र रखें और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है जो कि 24/7 ऑपरेटिव रहता है, इसके साथ लगातार इस बॉडी वॉर्न कैमरों की फीड वहाँ पर जाती रहेगी। वहाँ पर लोग हमारे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी ये बॉडी वॉर्न कैमरों को धारण करेंगे उनको भी ब्रीफ किया गया है कि ये उनके लिए एक एडिशनल आइज़ हैं, उनकी आइज़ के अलावा इसका भी प्रयोग करना है। मौके पर जब वो बॉडी वॉर्न कैमरे लगाएंगे तो साथ ही साथ स्वयं भी चाक चौबंद रह के नज़र रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों पर, लावारिस वस्तुओं पर नज़र रखेंगे। इसके माध्यम से हम लोग क्राउड मैनेजमेंट का भी कार्य देख सकते हैं क्योंकि फीड वहाँ पर हमको कैमरों पर कमांड सेंटर पर मिलेगी, उसके अनुरूप हम लोग डाइवर्जन प्लान भी लागू कर सकते हैं और कहीं पर कोई बात ऐसी है कि एक एविडेंस के रूप में भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पे इससे हम लोगों को पूरे मेले को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग प्राप्त हो रहा है। देखा गया सुरक्षा कर्मियों से भी लोग अभद्रता करते हैं मेले के दौरान, तो उसमें कितना ये कैमरा फ़ायदेमंद होगा? जी, जो हमारे अभी आज प्रशिक्षण दिया गया है बॉडी वॉर्न कैमरे के, जितने भी लोग इसमें व्यवस्थापित किए जा रहे हैं उनको शिष्टता के संबंध में हम लोग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के दौरान सभी को किया है और इनको भी विशेष प्रशिक्षण दिया है कि इनका आचरण और व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए। यदि कहीं कोई विवाद भी करता है तो वो निश्चित तौर पे, चूँकि ये कैमरा है, इसका बेसिक मूलभूत कार्य वही रिकॉर्डिंग करना है, तो ये उसको भी दर्ज करेगा और इससे दूसरे लोग भी सतर्क रहते हैं कि भैया वो कैमरे की जद में है तो कोई अमर्यादित आचरण ना करे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व राज्यपाल व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि वे उनको पूर्व राज्यपाल या मंत्री या राजनीतिक के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं।
त्रिपाठी जी थे जिनका काफी योगदान रहा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, 3 बार स्पीकर रहे, आप लोगों ने भी उनके साथ काम किया, किस तरह की कमी आज खल रही है? वैसे मैं उनको पूर्व गवर्नर के रूप में, मंत्री के रूप में अथवा कोई भारत की राजनीति के एक स्टालवर्ट के रूप में मैं नहीं देखता हूँ, मैं एक बड़े भाई के रूप में सदैव मैंने देखा है और उनके साथ हमारे इसी प्रकार के रिश्ते थे। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता जो मैं समझता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश तो अच्छी तरह परिचित है। अब उनके न रहने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज त्रयोदशा का कार्यक्रम था तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। सर, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ के हालात काफ़ी खराब है वित्तीय। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जहां ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनका जाना हम सब के लिए क्षति है और साथ ही राजनीति में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। श्रद्धांजलि देने पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी की आज 13वीं संस्कार है। वो हम सबके परिवार के मुखिया थे, अभिभावक। उनका न रहना प्रदेश के लिए, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने वकालत के क्षेत्र में और विधायिका के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया। आज भी उनके जजमेंट याद किए जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से सदैव त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ताकत प्रदान करें, उनके परिवार के लोग इस हसीनी पीड़ा को सह सकें। अभी मुझे जानकारी नहीं है, जैसे मिलेगी हम कानून का पालन करें। सर, को लेकर के तमाम आरोप लगे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेने संबंधी अपने ही आदेश को पुनर्विलोकन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसा आदेश शुरुआत से शून्य है। चार्जशीट पर संज्ञान लेना कोर्ट का अंतिम आदेश है, इसलिए पुनरीक्षण अदालत द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश को अवैध मान रद्द किया जाना सही है। ये आदेश न्यायमूर्ति DK सिंह ने अतीक अहमद की याचिका पर दिया। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता DS मिश्रा व अभिषेक मिश्र ने बहस की। कहा कि 5 जुलाई 2007 को जिला पंचायत इलाहाबाद के सदस्य ओमपाल ने अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई। गिरफ्तारी नहीं हो सकी और न ही अभियुक्त ने अदालत में समर्पण किया। अदालत ने वारंट जारी किया था, कुर्की कार्रवाई की अनुमति दी, फिर भी गिरफ्तारी या समर्पण न होने पर विवेचना अधिकारी ने धारा 174A के तहत 26 अगस्त 2008 को प्राथमिक दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी देकर चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी और चार्जशीट पेश की। धारा 195 तथा 340 भारतीय दंड संहिता में अर्जी दी कि चार्जशीट सक्षम अदालत में भेजी जाए। इसे तय नहीं किया गया और मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा है। साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ युवक खुद का कराया अपहरण। शिवकुटी थाने में बीते दिनों एक कॉल आई और जिसमें पुलिस को सूचना मिलती है कि एक युवक का अपहरण हो गया और फिरौती की मांग की जा रही है। जब पुलिस ने इस पर 24 घंटे के अंदर युवक को बरामद कर सफल अनावरण किया है। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया, अभिषेक तिवारी अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। बीते दिनों उसे फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसका पैसा चुकाने के लिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रची और घर वालों से पैसे की डिमांड किया। वहीं पुलिस ने अभिषेक तिवारी को बरामद कर सफल अनावरण करते हुए लोगों से अपील की है कि इस तरह के साइबर फ्रॉड के झांसे में ना आए। अगर उनके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो वह अपने परिजनों से साफ साफ बताएं और अन्यथा पुलिस से संपर्क करें। उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इस तरह के साइबर फ्रॉड के झांसों में ना आए। ऐसे में अभिषेक तिवारी ने मजबूरी के तहत ये कदम उठाया था, जिसके कारण पुलिस ने उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया। द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया है, जिसमें
थाने में मुकदमा लिखकर टीमें बनाई गई, एसओजी की टीम के साथ थाने की टीमें लगी और जांच करके इनकी बरामदगी की गई। तो पूरा पूछताछ के बाद पूरा प्रकरण इस तरह से सामने आया कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इनको साइबर फ्रॉड में किसी ने इस तरह का वीडियो कॉल से वीडियो बना लिया था जिसको वायरल करने की धमकी दी जा रही थी और इनसे पैसा मांगा जा रहा था, जिसके तहत ही इन्होंने इस तरह की घटना अपने घर वालों को बताई और पैसे की मांग की। तो इसका आज खुलासा हुआ है और मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस तरह के झांसे में आप लोग ना आएँ, तुरंत पुलिस को सूचित करें, डरे नहीं, जिससे कि इस तरह के जो भी लोग हैं उनका तुरंत गिरफ्तारी की जा सके और कार्रवाई की जा सके। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।